by Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School, Rajpura. Welcome back to our YouTube channel. So students, let we get start our science classes with the class 5th, lesson number 8. Okay, so students, today we will do difficult word of lesson 8. So let's we get start. First is atmosphere, ATMOSPHERE, atmosphere. Next is composition, COMPOSITION, composition. Third is properties, PROPERTIES, properties. Fourth is troposphere, TROPOSPHERE, troposphere. Fifth is stratosphere, STRATOSPHERE, stratosphere. Sixth is aircraft, AIRCRAFT. Seventh is ozone layer, OZONE, ozone, LAYER, layer. Eighth is mesosphere, MESOSPHERE, mesosphere. Ninth is altitude, ALTITUDE, altitude. 10th is thermosphere, THERMOSPHERE, thermosphere. 11th is exosphere, EXOSPHERE, exosphere. So students, these are difficult words of chapter 8. You will write in your fair notebook of science. Learn also. Thank you. Now students, today we will read a new topic, importance of air, on page number 87. So let's we start. Importance of air. एयर की इम्पोर्टेंस क्या होती है, हवा की इम्पोर्टेंस क्या होती है. एयर इज़ द प्राइम रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. एयर एक परम क्षेत्र है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्टेंस करती है, जीवन पाया जाता है अर्थ पे, जिसकी वजह से इट सपोर्ट्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म. ये किस किस को सपोर्ट करते हैं, किस किस को सहारा देती है, प्लांट, एनिमल एंड ऑर्गेनिज्म, जो जितने भी जीव हैं उन सभी को. ओके स्टूडेंट, द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर. जो ओजोन लेयर एटमोसफेयर में प्रेजेंट होती है, प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन. सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है, पैरा बैंगनी जो विकिरण होती हैं, उनसे अर्थ को क्या करता है, प्रोटेक्ट करती है. ओके, बिकमिंग टू हॉट, अर्थ को ज़्यादा हॉट होने से बचाती है. नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर की कंपोजिशन, एयर किस किस से मिलके बनी है. एयर कंप्राइजेज ऑफ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर किससे बनी है, मिक्सचर ऑफ गैसेस से. मिक्सचर होता है गैसेस का मिश्रण, गैसेस के मिश्रण से बनी हुई है. इट हैज़ 78% ऑफ नाइट्रोजन. एयर में 78% क्या होता है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन होता है. विच डज नॉट सपोर्ट बर्निंग. वो किसको सपोर्ट नहीं करता, बर्निंग को. जो बर्निंग होती है, आग जो लगती है, वो किसकी वजह से लगती है, ऑक्सीजन की वजह से. ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए. नाइट्रोजन सपोर्ट नहीं करता है किसमें, बर्निंग में. ओके, ऑक्सीजन इज 21% विच इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स. जो एयर में 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, वो सभी लिविंग बींग्स के लिए असेंशियल होता है, ज़रूरी होता है. इट इज़ असेंशियल फॉर बर्निंग. ये किसके लिए असेंशियल होता है, बर्निंग के लिए, ज्वलन के लिए, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन प्रेजेंट होना जरूरी है. देयर आर 1% ऑफ अदर गैसेज. 1% दूसरी गैसेज होती है, लाइक आर्गन विच इज़ यूज फॉर मेकिंग लाइट, बल्ब्स एंड फ्लोरेसेंट ट्यूब्स. जिससे हम क्या बनाते हैं, आर्गन से लाइट, बल्ब, जो भी, ठीक है, वो सभी मेड किए जाते हैं किससे, आर्गन से. एयर ऑल्सो कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड. एयर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, विच इज़ रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस. जिसकी ज़रूरत किसको होती है, प्लांट्स को होती है. क्या करने के लिए, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए. देयर आर अदर गैसेज लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, जिनोन एटसेट्रा. ये कुछ अदर गैसेज भी होती है जो किस में प्रेजेंट होती है, एयर में. बिसाइड्स द मिक्सचर ऑफ गैसेज, एयर कंटेन वाटर वेपर. इन गैसेज के मिक्सचर के अलावा भी कुछ प्रेजेंट होता है एयर में, जैसे वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल इन इट. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द डायग्राम ऑफ कंपोजिशन ऑफ एयर. 78% क्या होता है, नाइट्रोजन. ऑक्सीजन 21% होता है. ओके, और
आर्गन 1% होता है, और जो अदर गैसेस है ये अदर गैसेस है जो एयर में प्रेजेंट होती है। इनके अलावा वाटर वेपर प्रेजेंट होता है और डस्ट के पार्टिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? द 3 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ एयर आर, 3 मेन प्रॉपर्टी है एयर की। फर्स्ट इज एयर ऑक्यूपाई स्पेस। जो एयर है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जगह घेरती है। When air is blown in an object, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी चीज़ में एयर हवा भरते हैं, द ऑब्जेक्ट इंक्रीज इन इट्स साइज, तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। जैसे बलून है, बलून में आप एयर ब्लो करते हो, हवा डालते हो, ठीक है, तो क्या होगा उससे, उसका जो साइज है वो क्या हो जाता है, बलून का इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन एन रबर ट्यूब इज फिल विद एयर, जब एग्जाम्पल के लिए जैसे रबर ट्यूब है उसको एयर से फिल करते हैं, द ट्यूब इन्फ्लेट्स, जो ट्यूब होगी वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, इन्फ्लेट्स कर जाएगी। वाइल इफ़ वी पंक्चर द ट्यूब, अगर हम ट्यूब को पंक्चर कर देते हैं, उसमें कुछ चुभ जाता है तो उसकी जो हवा है वो बाहर निकल जाती है। ड्यू टू लॉस ऑफ एयर, एयर के लॉस की वजह से क्या होगा, ट्यूब डिफ्लेट्स, तो ट्यूब की हवा क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। दस इट इज़ द एयर दैट्स ऑक्यूपाई स्पेस इन द ट्यूब। ये क्या शो करता है कि एयर क्या ऑक्यूपाई करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एयर इज एयर हैज़ वेट। एयर का क्या होता है, वेट होता है, वजन होता है। एयर इज मैटर, एयर वो पदार्थ है, दस इट ऑक्यूपाई स्पेस एज वेल एज हैज़ वेट, जिसका जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जगह घेरती है, और जिसका क्या होता है, वेट होता है, वजन होता है। व्हेन वी कैन बेटर अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी वंस वी रीड द फॉलोइंग एक्टिविटी। अगर हम इस एक्टिविटी को पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से इस प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ओके, तो इसको क्या है, ये एक्टिविटी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू शो एयर हैज़ वेट। इसकी जो उद्देश्य है वो क्या है कि एयर का वेट होता है। नेक्स्ट, मटेरियल नीड। इस एक्टिविटी को करने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए हमें, ए स्केल, 2 बलून्स एंड सम थ्रेड्स। एक स्केल चाहिए, 2 बलून्स चाहिए और कुछ धागे चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, हैंग द स्केल ऑन अ हुक बाय ट्राइंग थ्रेड इन द सेंटर। हम सेंटर में क्या करेंगे, थ्रेड लगाएंगे और साइड में थ्रेड लगाएंगे और बलून्स को टाई कर देंगे, ठीक है। इट लाइक अ वेटिंग स्केल, इसको कैसे बना देंगे, जैसे वेटिंग स्केल होता है उसकी तरह। इन्फ्लेट 1 बलून, क्या करेंगे, एक बलून में हवा भरेंगे, एंड टाई द इन्फ्लेट बलून ऑन 1 एंड, और जिसमें हमने हवा भरी है उसको एक एंड पे इसको हैंग कर देंगे, ठीक है। ऑन द अदर एंड टाई द डिफ्लेट बलून, और दूसरे एंड पे हम वो डिफ्लेट बलून टाई करेंगे जिसमें हवा नहीं है। ऑब्जर्वेशन, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, द स्केल ऑन द इन्फ्लेट बलून साइड गोज डाउन। जो इन्फ्लेट बलून है, ये वाला जो बलून है इन्फ्लेट जिसमें हवा है, वो तो नीचे चला जाएगा क्योंकि इसमें वेट है, इसलिए क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। दैट एयर हैज़ वेट, ये क्या शो करता है कि एयर में क्या होता है, वेट होता है। ओके स्टूडेंट्स, Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th, today's our topic is chapter number 13. हमारा जो चैप्टर नंबर 13 है, हेरिटेज ऑफ इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, उसकी रीडिंग हमारी स्टार्ट चल रही है। आज हम उसकी रीडिंग कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, हम पेज नंबर 81 पे हमारा जो द मीनाक्षी टेम्पल है उसके ऊपर रीड कर रहे हैं। द मीनाक्षी टेम्पल, द मीनाक्षी टेम्पल इन मुंबई इन मदुरई इन तमिलनाडु इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ साउथ इंडियन आर्किटेक्चर। जो मीनाक्षी टेम्पल है मदुरई के अंदर, वो क्या है, मदुरई में, तमिलनाडु में, वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वास्तुकला का, आर्किटेक्चर का। देर आर 12 सोयरिंग टावर्स कॉल्ड गोपुरम। इसके अंदर 12 टावर्स हैं और उनको क्या कहते हैं, हम गोपुरम्स के नाम से जानते हैं। इन द ह्यूज टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ये जो इतना बड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर 12 टावर्स हैं और जिनको किस नाम से जानते हैं, गोपुरम के नाम से जानते हैं। एवरी इंच ऑफ गोपुरम्स कंसिस्ट ऑफ फिगर ऑफ गॉड्स, गॉडेस, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। यानी कि ये जो गोपुरम्स हैं, ये जो मंजिलें हैं, इनके अंदर हर इंच पर अलग अलग फिगर्स
बनाए हुए हैं, अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। किन किन के? गॉड के, देवताओं के, गॉडेस देवियों के, और ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स के। यानी कि इस पूरे टेम्पल पर फिगर्स बनाए हुए हैं, जैसे कि हम इस पिक में देख सकते हैं। नेक्स्ट है पेंटिंग्स। पेंटिंग्स क्या होती हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल पेंटिंग। हमारे पास 2 प्रकार की परंपरागत पेंटिंग्स हैं इन इंडिया के अंदर। वॉल पेंटिंग एंड मिनिएचर पेंटिंग। वॉल पेंटिंग जो दीवार पर पेंटिंग होती है, मिनिएचर पेंटिंग होती है एक सूक्ष्म रूप की, चाहे बुक लगा लो, चाहे छोटे रूप में जो पेंटिंग्स होती है वो क्या होती है? मिनिएचर पेंटिंग। The paintings at the Ajanta and Ellora caves are the best example of ancient wall painting. जो पेंटिंग्स अजंता और एलोरा की केव्स पर बनाई हुई हैं वो बेस्ट एग्जाम्पल है पुराने समय में वॉल पेंटिंग का। These colorful wall painting depict the लाइफ एंड टीचिंग ऑफ द बुद्धा। ये जो पेंटिंग्स हैं, वॉल पेंटिंग्स कलरफुल है, ये किसको दर्शाती है, किसको प्रदर्शित करती हैं? जो बुद्धा है उनकी लाइफ को और उनकी टीचिंग को प्रदर्शित करती हैं। द केव पेंटिंग एट भिमबेटका डिपेक्ट द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन दोज टाइम्स। ये जो पेंटिंग है कहाँ पर? भिमबेटका पे। वो किसको प्रदर्शित करती है? उस समय के लोगों के जीवन को दर्शाती है। यूज ऑफ नेचुरल डाइज एंड कलर्स इज रिवेल्ड इन दीज पेंटिंग। ये जो पेंटिंग बनाई गई है उनके अंदर नेचुरल कलर और नेचुरल डाइज का यूज किया हुआ है, डाई का यूज किया हुआ है इन पेंटिंग में। राजस्थानी एंड पहाड़ी पेंटिंग आर अमोंग द मिनिएचर पेंटिंग। राजस्थानी और जो पहाड़ी पेंटिंग है वो किसकी एग्जाम्पल है? मिनिएचर पेंटिंग के। दीज पेंटिंग्स वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय मुगल पेंटिंग्स। ये जो पेंटिंग्स हैं वो ग्रेटली बहुत अधिक मात्रा में किस समय में बनवाई, किसको दर्शाती है? मुगल पेंटिंग्स को। मुगलों ने वो बनवाई थी। आवर कंट्री हैज ए रिच हेरिटेज। हमारी जो कंट्री है उसका एक बहुत अच्छा क्या है? हेरिटेज है, धरोहर है, बहुत अच्छी धरोहर है। वी ऑल शुड प्रेसर आवर हेरिटेज। हम सभी हमारी जो हेरिटेज है, हमारी जो धरोहर है उसके अध्यक्ष हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ देम सो दैट द फ्यूचर जनरेशन कैन हैव द अपॉर्चुनिटी टू सी देम। क्या है? हमें उन सभी धरोहर की क्या करनी चाहिए? केयर करनी चाहिए, जिससे क्या होगा? आने वाली जो जनरेशन है वो क्या करेगी? वो उनको देखने का सौभाग्य प्राप्त करेगी। ओवरव्यूज क्या है इस चैप्टर के? मटेरियल हेरिटेज इंक्लूड बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग्स एटसेट्रा। मटेरियल जो हेरिटेज है उसके अंदर क्या क्या शामिल होता है? बिल्डिंग्स, आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग्स आदि। Fort, palaces, temples, tombs and paintings are the part of our heritage. जो फोर्ट्स है, पैलेसेज है, टेम्पल्स है, टोम्स है और जो पेंटिंग्स हैं वो क्या है? हमारे हेरिटेज के पार्ट्स हैं, हमारी धरोहर के पार्ट्स हैं। डिफरेंट मोन्यूमेंट्स एंड टेम्पल्स इन इंडिया हैव अमेजिंग कर्विंग एंड आर्किटेक्चर। बहुत सारे जो मोन्यूमेंट्स हैं वो इंडिया के अंदर और बहुत सारे जो टेम्पल्स हैं उनकी बहुत अच्छी कर्विंग है और बहुत अच्छा वो उनका आर्किटेक्चर है, वास्तुकला है। वी शुड प्रिजर्व आवर हेरिटेज सो दैट आवर फ्यूचर जनरेशन कैन सी दैम। हमें क्या करना है? अपनी जो जनरेशन है उनको हमारी जो धरोहर है, हमारी जो हेरिटेज है उसको बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखना है, उसको ख़राब नहीं करना है, ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो उसको देख सके। न्यू वर्ड्स इस चैप्टर में कौन कौन से है? आर्किटेक्चर क्या होता है? द डिज़ाइन ऑफ ए बिल्डिंग। एक बिल्डिंग का जो डिज़ाइन होता है वो क्या कहलाता है? आर्किटेक्चर। तोरण क्या होता है? गेटवे, यानी कि गेटवे रास्ता, गेट जो होता है। मिनिएचर क्या होता है? मच स्मॉल दैन नॉर्मल। क्या होता है कि स्मॉल से थोड़ा बड़ा और नॉर्मल जितना जो होता है वो क्या होगा? मिनिएचर। मच स्मॉलर देन नॉर्मल। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है हेरिटेज ऑफ इंडिया वो कंप्लीट हो गया है। यू ऑल्सो रीड दिस चैप्टर कंप्लीट 2 टाइम। थैंक यू। Good morning student, myself Bala ma'am from MLP International School Rajpura. Dear student, now we do our math online classes for class 5th. And dear student, previous class we have done our exercise 4.3.
multiplication. Now we do our question number 3rd of exercise 4.3, and in this question, dear student, we have properties, multiplication properties fill up टाइप्स में है तो आपने फिल करने हैं. Now we do our word problem of exercise 4.3. Now our question number 4th is, a washing machine cost rupees 12,294. Find the cost of 215 such washing machine. बेटा ये यूनिटरी मेथड से है. देखिए बेटा 1 की कॉस्ट दे रखी है, हमें ज्यादा की निकालनी है. जब ज्यादा की निकालते तो हम क्या करते बेटा, मल्टीप्लिकेशन. ऐसे ही हमारा है. सो नाउ आवर स्टेटमेंट इज, and our question number 4th exercise 4.3 statement is, a washing machine cost rupees 12,294 rupees, और पूछा है 2015 वॉशिंग मशीन की कॉस्ट कितनी होगी. तो देखिए बेटा 1 का दिया है, A का दिया है, हमने 215 का निकालना है. जब ज्यादा का निकालना है तो हम मल्टीप्लाई करते, और 3 डिजिट की मल्टीप्लाई हमें प्रीवियस क्लास में आपको सिखाई भी थी. सो नाउ वी डू आवर मल्टीप्लीकेशन एंड आवर डिजिट इज 12,294. हमें 5 से करना है. 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 9 जा 45, 45 में 2 प्लस करेंगे 47 कैरी 4, 5 2 जा 10 कैरी 4, 15 कैरी 1, 5 2 जा 10 और एक 11 कैरी 1, 5 1 जा 5 और एक 6. तो बेटा हमारी 5 की मल्टीप्लिकेशन हो गई. अब हमें 1 की करनी है. फर्स्ट डिजिट के नीचे क्रॉस का साइन, ये जो पहले की कैरी हम इनको इरेज कर देंगे. अब हमें 1 से करना है तो 4 एज इट इज, 9 2 2 एंड 1. अब हमें 2 से करना है तो हम 2 डिजिट के नीचे क्रॉस का साइन लगाएंगे. अब हम 2 से करेंगे. 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 2 जा 4 और एक कैरी, सॉरी 2 2 जा 4 और एक कैरी 5, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2. अब हमें 2 से भी मल्टीप्लाई कर दी. अब हम इनको ऐड कर देंगे. 0 7 में 4 प्लस करेंगे 11 कैरी 1, 8 और 9 17, 17 4 प्लस करेंगे 21 कैरी 1 22 कैरी 2, 8 में 2 प्लस किया 10, 10 में 1 प्लस किया 11, 11 में 2 प्लस किया 13 कैरी 1, 6 में 8 प्लस किया 2 प्लस किया 8, 8 में 5 प्लस किया 13 कैरी 1 14 कैरी 1, 4 1 5 एंड 8 6 एंड 2. जब बेटा हमने 12,294 को 215 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 26,43,210. इसका मतलब हमारे पास 215 वॉशिंग मशीन की कॉस्ट कितनी होगी, 26,43,210 रुपीज. ये हमारा आंसर है. ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल आवर क्वेश्चन नंबर 4th. नाउ वी डू आवर क्वेश्चन नंबर 5th. क्वेश्चन नंबर 5th में है, एक ट्रक है जो कैरी करता है गुड्स को मतलब सामान माल जो भी है सामान उसको कैरी करता है. 6,780 kg एक ट्रक कैरी कर लेता है. तो 759 ट्रक्स कितने सामान को कैरी करेगा. तो देखो बेटा 1 ट्रक का दे रखा है 759 का पूछा है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. तो हम इनको मल्टीप्लाई बेटा आपने खुद करना है. ठीक है, स्टेटमेंट मैंने आपको करा दिए. नाउ अवर डू अवर क्वेश्चन नंबर 7. बेटा 6 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था इसलिए मैंने इसको छोड़ा है, इसको बाद में कराएंगे. जो एक जैसे हैं तो मैं पहले उनको करा रही, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 7 कराया पहले. 1 फ्लैट की कॉस्ट दे रखी है 16,90,560 और 438 फ्लैट की कॉस्ट पूछी है. तो देखा बेटा 1 की दे रखी है, ज्यादा की निकालनी तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई. ये मल्टीप्लीकेशन भी आपने खुद करना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आप मल्टीप्लाई करना भी सीख जाएंगे. ओके स्टूडेंट, नाउ वी डू आवर क्वेश्चन नंबर 8. 8th इज द लीचीज ऑफ ए फार्म वर पैक्ड इन बॉक्सेज. एक फार्म है जिसमें कुछ लीची पैक की जाती है. इफ ईच बॉक्स कंटेन 144 लीचीज, एक बॉक्स में 144 लीची आती है. तो हाउ मेनी लीचीज वर पैक्ड इन 2125 बॉक्सेज. तो 2125 में कितने बॉक्सेज में कितनी लीची आएगी. तो बेटा 1 बॉक्स में कितनी लीची पैक हो रही है, 144. 1 का दे रखा है 2125 का हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. सो आवर स्टेटमेंट इज 1 box contain lychees 144, 2125 boxes contain lychees 2125 को हम 144 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये मल्टीप्लाई बेटा आपने खुद करना है. ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी मल्टीप्लिकेशन की, ताकि आप
उसको अच्छे से समझ सके। नाउ बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 रिमेनिंग बचा हुआ था, वो कुछ थोड़ा डिफरेंट था, तो इसलिए इसको मैं लास्ट में करा रही हूँ। तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ए न्यूज़पेपर कंटेन 124 कॉलम। एक न्यूज़पेपर है जिसमें 124 कॉलम है। ईच कॉलम कंटेन 136 लाइन, और प्रत्येक कॉलम 136 लाइन कंटेन करता है। ईच लाइन हैज 36 वर्ड लेटर, और प्रत्येक लाइन में 36 वर्ड लेटर हैं। तो हाउ मैनी लेटर वर देयर इन द न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में टोटल कितने लेटर, देखो बेटा न्यूज़पेपर में कॉलम कितने हैं 124, और हर कॉलम में, एक कॉलम में कितने हैं 136 लाइन। लाइन तो हमें दे रखी है और हमें लेटर निकालने हैं, और लेटर दे रखी है, एक लाइन की दे रखी है लेटर की संख्या 36। सो बेटा आवर स्टेटमेंट इज 1 कॉलम कंटेन लाइन 136। आप चाहें तो इसी को 136 को यहीं पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं 36 से, क्योंकि 1 लाइन में 36 वर्ड है, लेटर हैं, और फिर आपका आंसर यहीं पे आ जाएगा। या आप इसको 2 बार भी कर सकते हैं। 124 कॉलम कंटेन लाइन, तो देखो बेटा 1 कॉलम का दे रखा है, 124 का निकालना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 16,864। ये हमारे पास बेटा लाइन्स निकल के आई है, हमें लेटर पूछा है, तो और 1 लाइन में कितने, 1 लाइन हैज लेटर 36, तो हमारे पास 16,864 लाइन्स हैं। तो हम इसके लेटर निकालेंगे तो उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 6,07,104। बेटा इसका एक दूसरा मेथड और है, देखिए बेटा जो 1 कॉलम कंटेन लाइन दे रखा 136, आप यहीं पर 136 का 36 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर वो आंसर लिख देंगे और फिर जो आंसर आएगा उसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों मेथड से जो आपको इजी लगे आप उस मेथड से इसको कर सकते हैं। आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल आवर क्वेश्चन नंबर 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8th। बेटा ये जो मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन दिए हैं मैंने रिमेनिंग छोड़े वो आपने खुद करने हैं, जिससे आपको मल्टीप्लिकेशन की अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों मैं शुरू करा रही हूँ कक्षा 5वीं का पाठ 7 सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। बात करते हुए किसी संज्ञा शब्द को बार बार दोहराना कुछ अटपटा लगता है, इससे अधिक समय लगता है, यह भाषा के सौंदर्य को नष्ट करता है। इस बात को मैं, यह, वह सब समझ लें तो अच्छा है। हम इस बात को समझ तो गए, लेकिन बात आगे कैसे बढ़ेगी? बात आगे बढ़ाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मैं इस बात को समझ चुकी हूँ, चलो उसे समझा दें। समझने समझाने के इस खेल में हमने कुछ सर्वनाम शब्द बोले, आइए उनकी पहचान करें। मैं, तुम, यह, वह, इस, उसे, ये शब्द नामों के स्थान पर आए हैं, इसलिए ये सर्वनाम है। यानी कि नाम के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आइए इनसे एक एक करके मिले। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। बोलने वाला या सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह बात उन पर भी लागू होती है जो वहाँ उपस्थित नहीं रहते। उदाहरण दिया गया है, मैं रोज़ सुबह सैर करता हूँ। यहाँ बात करने वाला अपने लिए किस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है? मैं शब्द का। तुम भी चला करो, और सुनने वाले के लिए किस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है? तुम शब्द का। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम या संकेतवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम्हारी पुस्तक यह है और मेरी वह, यानी कि उसको पता है कि कौन सी पुस्तक किसकी है, उसको इस बात की निश्चित जानकारी है। तो यह और वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करते।
वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे किसी, कोई, कुछ आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उदाहरण देखो, तुम कुछ कह रहे थे। अब ये निश्चित नहीं है कि क्या कह रहे थे, इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या कह रहे थे। जो कुछ शब्द है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने वाले सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, या जो शब्द प्रश्न पूछे जाने के काम आते हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, किसने, किसे, किसको आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे तुम मेरे लिए क्या लाए हो, जल्दी दिखाओ। यहाँ प्रश्न किया जा रहा है किस शब्द से, क्या शब्द प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल किया है, तो क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द संबंधित व्यक्ति या घटना का संबंध जोड़ते बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो बोएगा सो काटेगा। यहाँ जो और सो किसी एक ही व्यक्ति के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का अगला और लास्ट भेद है निजवाचक सर्वनाम। जब कर्ता के द्वारा सर्वनाम शब्द अपने आप को एक विशेष भाव से व्यक्त करता है तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह काम मैं अपने आप कर लूँगा। यहाँ कर्ता अपने लिए किस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, काम करने वाला अपने आप। यहाँ वैसे तो मैं भी अपने लिए प्रयोग किया हुआ है, लेकिन अपने आप में जो भाव है वह निजता का भाव है, इसलिए निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम शब्दों को की कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। तू एक वचन का प्रयोग बेहद अपनेपन और किसी के प्रति कम सम्मान होने दोनों ही परिस्थितियों में किया जाता है। जैसे प्रभु तू बड़ा महान है, यह सम्मान और अपनापन है। तू अब यहाँ से चला जा, यहाँ तू में तू तड़ाक छिपा है। मैं की जगह हम आपसे बात नहीं करते। यहाँ कुट्टी करने वाला व्यक्ति एक भी हो सकता है। तुम के स्थान पर तू और तू के स्थान पर तुम का प्रयोग, अरे तुम आ गए, यह वाक्य एक व्यक्ति के लिए भी कहा जा सकता है और एक से अधिक व्यक्तियों के लिए भी। तो बच्चों, ये मैंने आपको पाठ पढ़ा है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं। आप सभी को ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, भेदों की परिभाषा, ये अच्छे से आपको पढ़ के देखने। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. I am Poonam, your computer teacher. Today we discuss in different types of key. As you know student, keyboard is input device and it is used for typing. It has different key such as number key, alphabetic key, arrow key, function key, spacebar key, enter key, special key, backspace key and caps lock key. Now we start. Caps lock key. Press caps lock key is used to type all letter as uppercase और capital letter. Uppercase या capital letter में write करने के लिए हम कौन सी की का यूज़ करते हैं? Caps lock key. Tab key. Press tab to move the cursor several space forward. एक फिक्स स्पेस प्रोवाइड करने के लिए कौन सी की यूज़ करते हैं हम? टैब की. एंटर की. प्रेस एंटर टू मूव द कर्सर टू द स्टार्ट न्यू लाइन और नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट लाइन या न्यू लाइन स्टार्ट करने के लिए हम कौन सी की का यूज़ करते हैं? एंटर की. एंटर की इज यूज टू स्टार्ट ए न्यू लाइन. नेक्स्ट वन इज स्पेस बार की. प्रेस द स्पेस बार टू मूव द कर्सर वन स्पेस फॉरवर्ड. स्पेस प्रोवाइड करने के लिए हम कौन सी की का यूज़ करते हैं? स्पेस बार की. और लॉन्गेस्ट की ऑफ द कीबोर्ड. कीबोर्ड की सबसे लॉन्गेस्ट की कौन सी होती है? स्पेस बार की. नेक्स्ट वन इज बैकस्पेस की. प्रेस बैकस्पेस टू द डिलीट द कैरेक्टर बिफोर द कर्सर और द सिलेक्टेड टेक्स्ट. कर्सर से पहले या सिलेक्टेड टेक्स्ट डिलीट करने के लिए हम कौन सी की का यूज़ करते हैं? बैकस्पेस की. नेक्स्ट इज यूजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट. कीबोर्ड के जो डिफरेंट शॉर्टकट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? कीबोर्ड शॉर्टकट्स आर वे टू परफॉर्म एक्शन
यूजिंग योर कीबोर्ड। कीबोर्ड की हेल्प से जो हम शॉर्टकट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? दे आर कॉल्ड शॉर्टकट्स। उनको क्या कहते हैं हम? शॉर्टकट, बिकॉज दे हेल्प यू वर्क वेरी फास्ट। इनसे क्या होता है? इन शॉर्टकट से हमारा वर्क वेरी फास्ट, बहुत जल्दी काम करते हैं हम। जैसे ये कौन सी विंडो है? ये है अनटाइटल नोटपैड। ये कौन सी विंडो है? नोटपैड। इसमें कौन कौन से मेन्यू होते हैं? फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट, व्यू एंड हेल्प। एडिट मेन्यू में डिफरेंट मेन्यू होते हैं, जैसे अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल एंड डेट एंड टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्टकट की हम करते हैं अंडू की। अंडू की शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल प्लस जेड। क्या होगी? कंट्रोल प्लस जेड। नेक्स्ट है कट। कट की शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस एक्स, CTRL। CTRL क्या होगा? कंट्रोल प्लस एक्स। नेक्स्ट वन इज कॉपी। कॉपी की क्या हो जाएगी? कंट्रोल प्लस सी। कॉपी की हो जाएगी कंट्रोल प्लस सी। नेक्स्ट वन इज पेस्ट। पेस्ट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस वी। नेक्स्ट वन इज डिलीट। डिलीट की हो जाएगी DEL। नेक्स्ट वन इज फाइंड। फाइंड की हो जाएगी कंट्रोल प्लस F। फाइंड की क्या होगी? कंट्रोल प्लस F। फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट की हो जाएगी F3। नेक्स्ट वन इज रिप्लेस। रिप्लेस की होगी कंट्रोल प्लस H। रिप्लेस की हो जाएगी कंट्रोल प्लस H। नेक्स्ट है गो टू। गो टू की हो जाएगी कंट्रोल प्लस G। नेक्स्ट है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल की हो जाएगी कंट्रोल प्लस A। नेक्स्ट है टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट की हो जाएगी F5। चूज मेन्यू कमांड एंड ऑप्शन। यू कैन ओपन मेन्यूज एंड चूज कमांड्स एंड अदर ऑप्शन यूजिंग योर कीबोर्ड। इन ए प्रोग्राम डेट हैज मेन्यू विथ अंडरलाइन लेटर। क्या होगा? अंडरलाइन लेटर होगा प्रेस ओल्ट। प्रेस ओल्ट या शिफ्ट एंड अंडरलाइन लेटर टू ओपन द क्रोस्पॉन्डिंग मेन्यू। कोई भी ओपन करने के लिए क्रोस्पॉन्डिंग मेन्यू तो क्या होगा? अंडरलाइन लेटर होगा या फिर प्रेस ओल्ट होगा। नाउ वी डिस्कस, दिस इज द पेंट विंडो। दिस इज द पेंट विंडो। दिस वन इज द न्यू कमांड। न्यू कमांड, इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है, जैसे दिस वन इज द एन। एन क्या है? अंडरलाइन यहाँ पे। तो इसकी शॉर्टकट की क्या हो जाएगी? कंट्रोल प्लस एन। तो इसी तरह न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट एंड सेंड इन ईमेल। तो नाउ वी डिस्कस इन शॉर्टकट कीज। कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन क्या हो जाएगा? न्यू। ओपन ए न्यू फाइल। क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस एन, ओपन ए न्यू फाइल। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ का क्या हो जाएगा? ओपन। ओपन ए फाइल, एक किसी फाइल को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस का हो जाएगा सेव। यूज सेव एनी फाइल, किसी भी फाइल को सेव करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ए, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल डाटा, ये सेलेक्ट ऑल डाटा। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी का हो जाएगा प्रिंटिंग ए फाइल। टुडे होमवर्क इज फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट है कीबोर्ड इज यूज फॉर डैश। कीबोर्ड का यूज किस लिए होता है? सेकंड है देयर आर डैश फंक्शन की। ये फंक्शन की कितनी होती है? थर्ड इज डैश इज द लॉन्गेस्ट की ऑफ द कीबोर्ड। कीबोर्ड की लॉन्गेस्ट की, सबसे बड़ी की कौन सी होती है? नेक्स्ट वन इज डैश इज द इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सा होता है? नेक्स्ट वन इज एंटर इज यूज टू स्टार्ट ए डैश लाइन। एंटर जो की होती है वो किस लिए, क्या यूज होता है उसका? नेक्स्ट वन इज देयर आर 26 डैश की ऑन ए कीबोर्ड। कीबोर्ड पे जो 26 की होती है वो कौन सी होती है? नेक्स्ट वन इज देयर आर डैश टाइप ऑफ एरो की। एरो टाइप, ये सॉरी एरो की कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है? नेक्स्ट वन इज डैश इज यूज टू ऑल लेटर इन अपर केस। अपर केस या कैपिटल लेटर में लिखने के लिए हम कौन सी की का यूज करते हैं? नेक्स्ट वन इज देयर आर डैश नंबर ऑफ की ऑन ए कीबोर्ड। कीबोर्ड पे जो नंबर की होती है वो कितनी होती है? नेक्स्ट है प्रेस डैश टू डिलीट द कैरेक्टर बिफोर द कर्सर। कर्सर के पहले जो कैरेक्टर होते हैं उनको डिलीट करने के लिए हम कौन सी की का यूज़ करते हैं? सो ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस इन डिफरेंट कीज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।
Hello students of 5th class. A very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our 4 chapter reading. And now in this class, we will start our again next chapter, chapter 5th. Our chapter name, Ramanujan, a mathematician. Srinivas Ramanujan was one of the most renowned mathematician of India. इंडिया का श्रीवास रामानुजम जो है मैथमेटिशियन, इंडिया का बहुत ही अच्छा मैथमेटिशियन था. तो बिलोंगड टू अ पुअर फैमिली येट बिकॉज ऑफ हिज इंटेलिजेंस एंड एबिलिटीज़. वह बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए उनकी इंटेलिजेंस और एबिलिटी को काबिलियत नहीं मिली थी. वो इस काबिलियत को उज्ज्वल नहीं कर पाए थे. ही अर्न अ लॉट ऑफ नेम एंड फेम इन मैथमेटिक्स. बट फिर भी उन्होंने अपना मैथमेटिक्स के में बहुत अच्छा नाम कमाया था. लेट अस नाउ मोर अबाउट द जीनियस पर्सनैलिटी. आओ अब हम इस जीनियस पर्सनैलिटी के बारे में और कुछ रीड करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर रीडिंग. वन फाइन मॉर्निंग इन 1913, प्रोफेसर G.H. हार्डी, a noted mathematician of Cambridge University. एक फाइन मॉर्निंग 1913 में प्रोफेसर C.H. हार्डी को एक मैथमेटिशियन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एक मैथमेटिशियन का नोटिस मिला, रिसीव हुआ. अमंग द अदर्स लेटर्स के साथ लार्ज एनवलप विद इंडियन स्टैम्प्स ऑन इट. इस पे क्या थी? एक इंडियन स्टैम्प्स थी और एक लार्ज लिफाफा, एक बड़ा लिफाफा था. वैन ही ओपन इट, उन्होंने जब इसको ओपन किया, ही फाउंड शीट्स ऑफ पेपर ऑन विच देयर वाज रिटन लाइन्स आफ्टर लाइन्स ऑफ सिम्बल्स. उन्होंने बहुत सारे पेपर्स की सीट पाई जिन पर क्या था? काफ़ी सारी लाइन्स रिटन्स थी. आफ्टर लाइन्स एंड सिम्बल्स, लाइन्स और सिम्बल्स के बाद देयर वाज ऑल्सो ए लेटर बाय श्रीनिवास रामानुजम इन विच ही हैड आस्क्ड हार्डी to give an opinion on the mathematical discoveries made by him. श्रीनिवास रामानुजम का एक लेटर भी मिला था जो कि क्या था? हार्डी के लिए बहुत ही, उसके ओपिनियन के बहुत ही अलग था, क्योंकि वो मैथमेटिकल डिस्कवरीज के बारे में था. द पेपर्स हैड मीज मैनी थ्योरम्स विद नो प्रूफ्स. बिना किसी सबूत के उस पेपर्स में क्या थी? काफ़ी सारी मैथमेटिशियन थ्योरम बनाई हुई थी, काफ़ी सारे रूल्स बनाए हुए थे. हार्डी गेट बोर टू रीड दैम. हार्डी बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा था? बोर हो रहा था उसे पढ़ते हुए. ही पुट दैम असाइड एंड वेंट ऑन हिज डे रूटीन. उन्होंने उसे लाइब्रेरियन को दे दिया और वो कहाँ चला गया? अपने डेली रूटीन का मतलब होता है जो अपना दिनचर्या का वो काम करता था, उसके लिए वो चला गया. बट द थ्योरम्स पास्ड थ्रू इन हिज माइंड अगेन एंड अगेन. लेकिन जो वो थ्योरम थी मैथमेटिशियन की, वो उसके माइंड में बार बार आ रही थी, वो उसे भूल नहीं पा रहा था. द लॉजिक एंड फैक्ट बिहाइंड इट. जो उसका लॉजिक था और जो फैक्ट था जो उसके पीछे छुपा हुआ था, फ्लैश्ड इन फ्रंट ऑफ हिज आइज. फ्लैश्ड का मतलब चमका. वो उसकी आंखों में क्या कर रहा था? चमक रहा था. इन द इवनिंग, शाम को, वैन ही वाज अ बैक इन हिज रूम. जब वह अपने रूम में क्या हुआ? वापस गया. ही हैड अनदर लुक एट द पेपर्स. उसने दूसरे पेपर्स की तरफ क्या किया? देखा. ही कंक्लूडेड दैट द पर्सन बिहाइंड दैट वर्क वुड रियली बी ए जीनियस. कंक्लूड का मतलब होता है निष्कर्ष. उसने निष्कर्ष निकाला कि जिस पर्सन ने भी इस लेटर्स को लिखा है या ये थ्योरम्स बनाए हैं मैथमेटिशियन के, वो बहुत ही जीनियस पर्सन है. वो क्या ही? बहुत ही एक काबिल पर्सन था. सो ही वेंट स्ट्रेट टू अ लिटिल वुड. इसलिए उसने क्या, एक छोटे से लिफाफे में एक लिटिल वुड में अपना क्या कर दिया? पूरा मैथमेटिशियन का थ्योरम्स का डिस्कवर कर दिया. ऑल्सो ए मैथमेटिशियन ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. एक मैथमेटिशियन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी. बोथ ऑफ दैम वर एस्टोनिश्ड टू सी थ्रू द पेपर्स अगेन एंड अगेन. वह उन दोनों पेपर्स को
जो उसके लेटर्स थे उनको भी और जो ब्लैंक पेपर थे उनको भी बार बार एक दूसरे की तरफ देखने लगा। नो वे वी विल टू कॉल दिस ब्रिलियंट मैन राइट हेयर। नो वे, कोई रास्ता नहीं है उस ब्रिलियंट पर्सन को वापस बुलाने का, क्योंकि वो उस ब्रिलियंट पर्सन को क्या करना चाहता था, वापस बुलाना चाहता था। बट वेयर इज़ द मनी, लेकिन मनी कहाँ है। प्रोटेस्टेड लिटिल वुड, और वो प्रोटेस्टेड काबिलियत लिटिल वुड कहाँ है। व्हाट्स अ 24, क्या है ट्रिनिटी के लिए है। द मनी वाज अरेंज्ड एंड डिस्पेस्ड टू रामानुजम द नेक्स्ट डे अलोंग विद। हार्डी ने मनी अरेंज्ड की किसके लिए, रामानुजम को देखने के लिए, एंड नेक्स्ट डे अलोंग विद। So students, our first part of reading of this chapter is complete, and you also revise this chapters of reading in your book. Thank you and have a nice day.